हेलो दोस्तों, सोल आर्बिट्रेटर को नियुक्त करने के तुरंत बाद बैंक आपको एक लेटर भेजेगा, इसकी सूचना भेजेगा। वैसे तो उस पत्र में जो टू लिखा होता है, यानी जिसको प्रेषित किया जाता है, उसमें आर्बिट्रेटर जो नियुक्त किया गया है उसके एड्रेस होगा, परंतु वो वास्तव में आपको भेजा जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको सूचित किया जा रहा है कि फला व्यक्ति को सोल आर्बिट्रेटर आपके मामले में नियुक्त कर दिया गया है। जैसे ही आपको ये सूचना मिले, उसके तुरंत बाद आपको एक्शन लेना है और इस नियुक्ति के खिलाफ ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं। ध्यान रहे, यदि ये ऑब्जेक्शंस आपने फाइल नहीं किए तो भविष्य में जब आप सेक्शन 9 या सेक्शन 34 के तहत कार्रवाई करना चाहेंगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये ऑब्जेक्शंस आपको ज़रूर फाइल करने हैं, जो कि बैंक के हेड ऑफिस को या रीजनल ऑफिस को आप बाई पोस्ट भेजें, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भेजें, और साथ ही जिस एडवोकेट के माध्यम से वो आपको सूचनाएं भेजते रहे थे उस एडवोकेट को भी आप भेज दें। और इनकी पोस्टल रिसीट्स हैं वो संभाल कर रखें, और करीब 5-7 दिन बाद आप इनकी डिलीवरी रिपोर्ट भी ऑनलाइन निकाल लें, जिससे ये सिद्ध कर सकें आप भविष्य में कि जो आपने भेजा था ये पत्र, ये ऑब्जेक्शंस, वो प्रेषित व्यक्ति को मिल गए। अब हम चर्चा करेंगे कि आपको ऑब्जेक्शंस क्या क्या लेने हैं। पहला जो आवश्यक ऑब्जेक्शन है वो है जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, यानी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में के मुताबिक आर्बिट्रेटर बेसिकली जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसी जगह का होना चाहिए। यानी आर्बिट्रेशन जहां पर किया जाए वो स्थान ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला होना चाहिए। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का स्थान कौन सा है? वहां जहां पर कि आप निवास करते हैं, जो आपका एड्रेस है, जिस जिले के आप रहने वाले हैं, वो जिला ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जगह कहलाएगा। आमतौर पर बैंक जानबूझकर अन्य जिले में आर्बिट्रेशन करवाते हैं ताकि आप खर्चे के डर से वहां बार बार जा ना सकें, और उस भय से आपकी पैरवी ठीक से ना हो, और जब पैरवी ठीक से नहीं होगी तो आपके खिलाफ फटाफट कार्रवाई होगी। हो सकता है एक्स पार्टी डिसीजन आपके खिलाफ पारित हो जाए और उस एक्स पार्टी डिसीजन के तहत जल्दी से बैंक के हक में फैसला आ जाए। तो इस स्टेज पर आपको ये जुरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और दूर 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर या 120 किलोमीटर दूर कहीं आर्बिट्रेशन करवाना वैसे भी गलत है, अन्यायपूर्ण है, इसलिए भी आपको इसका ऑब्जेक्शन ज़रूर लेना चाहिए, परंतु बैंक्स ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में लेना चाहिए कि आपको कहना चाहिए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये कभी हुआ ही नहीं। और यदि क्लेमेंट बैंक कहता है कि ऐसा हुआ था, यानी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, यदि बैंक ये कह रहा है, तो फिर उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी बैंक आपको उपलब्ध करवाए। ये आपको ऑब्जेक्शन लेना है। जो बैंक हैं उनकी कोशिश रहती है कि वो आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी उपलब्ध ही ना करवाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर एग्रीमेंट में अपने फायदे के मुताबिक कुछ ना कुछ कमी निकाली जा सकती है। और इसीलिए आपको इस बात पर इंसिस्ट करना है कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पहले बैंक आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की प्रति उपलब्ध करवाए, यदि बैंक कहता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है। क्योंकि यदि बैंक कहे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ ही नहीं तो फिर वो आर्बिट्रेटर को नियुक्त नहीं कर सकता। इसलिए बैंक ये भी नहीं कह सकता कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं हुआ, और वो आपको उसकी कॉपी भी उपलब्ध नहीं करवाना चाहेगा। तो आपको ये भी ऑब्जेक्शन अवश्य लेना है। और अगर इसको शॉर्ट में कहें तो ऑब्जेक्शन ये हुआ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, एंड इफ देयर इज एनी देन इट मस्ट बी मेड अवेलेबल टू मी।
ये आपका ऑब्जेक्शन दूसरा हो गया। तीसरा ऑब्जेक्शन है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ प्रोपोज्ड आर्बिट्रेटर्स के बारे में। आपको ये ऑब्जेक्शन लेना है, आपको ये कहना है कि जो सोल आर्बिट्रेटर बैंक अपनी तरफ से अपॉइंट करना चाह रहा है या जिसको अपॉइंट बैंक ने किया है, उस सोल आर्बिट्रेटर की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पर आपको संदेह है। यानी ना तो वो इंडिपेंडेंट है, यानी दबाव में काम कर रहा है या करेगा, और ना ही वो इम्पार्शियल है। और उसके कारण क्या है? उसके कारण ये हैं कि आमतौर पर क्या होता है कि हर बैंक के पैनल पर कुछ आर्बिट्रेटर्स होते हैं और बैंक अपने लगभग सभी मामले उन्हीं आर्बिट्रेटर से ट्राई करवाता है, उन्हीं से डिसाइड करवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्बिट्रेटर बैंक ने आपके मामले में नियुक्त किया, उस आर्बिट्रेटर से भी बैंक ने बहुत सारे मामले डिसाइड करवाए होंगे। और क्योंकि पेमेंट बैंक करता है, काम बैंक देता है, इसलिए ये आर्बिट्रेटर्स हमेशा फैसला बैंक के ही पक्ष में करते हैं। तो इसी चीज को आपको ढाल बनाकर आपको ये ऑब्जेक्शन लेना है, क्योंकि कानून क्या कहता है कि आर्बिट्रेटर जिसे अपॉइंट किया जाए उसकी स्वतंत्रता व निष्पक्षता संदेह से परे होनी चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिस आर्बिट्रेटर को काम और पैसा बैंक से ही लगातार मिलता हो, तो क्या वो आर्बिट्रेटर उन मामलों में निष्पक्ष रह सकता है जिसमें कि वो बैंक भी एक पार्टी हो? यानी कोई भी कह सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी ऐसा आर्बिट्रेटर, ऐसा व्यक्ति कभी भी निष्पक्षता से उस बैंक के खिलाफ कार्यवाही कर ही नहीं सकता। बैंक की इस कमजोरी को आपको अपनी ढाल बनाना है। आप स्पष्ट रूप से यह जानकारी मांगें कि उस आर्बिट्रेटर ने अब तक कितने केसेस उस बैंक के निपटाए हैं और उनमें से कितने मामलों में, कितने केसेस में उसने बैंक के खिलाफ फैसला दिया है। ये जानकारी भी आप मांग लें। बैंक आपको ये जानकारी उपलब्ध ही नहीं करवाना चाहेगा, और यदि करवाएगा तो वो स्थिति बैंक के खिलाफ जाएगी। दूसरी बात यह पूछें कि अब तक बैंक की तरफ से कुल कितनी राशि का भुगतान विभिन्न मामलों में उस आर्बिट्रेटर को किया गया है, क्योंकि बैंक से जो भी भुगतान होता है ऑन रिकॉर्ड होता है, इसलिए बैंक झूठ भी नहीं बोल सकता, और सच बोलेगा तो भी वो स्थिति बैंक के खिलाफ जाएगी। उपरोक्त दोनों बातें पूछते हुए आप यह स्पष्ट रूप से ऑब्जेक्शन लें कि वो आर्बिट्रेटर आपके मामले में स्वतंत्रता व निष्पक्षता से आर्बिट्रेशन की कार्यवाही नहीं कर सकता। और एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्शन और ऐड कर सकते हैं, चाहे वो अलग से लें चाहे इसी में लें, कि उस आर्बिट्रेटर के पास जो रिक्विजाइट नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं वो भी नहीं है। क्योंकि आमतौर पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एक तो आर्बिट्रेटर को नियुक्त करने का प्रोसीजर होता है और साथ में क्या क्वालिफिकेशंस उस आर्बिट्रेटर में होनी चाहिए उसके बारे में होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। परंतु क्योंकि बैंक आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी उपलब्ध नहीं करवा रहा, और हो सकता है कि बैंक ने उसमें वो सभी चीजें डाली ना हो, और यदि डाली भी हो तो जब आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी मिलेगी तो उस समय आप उसके बारे में भी जैसी स्थिति हो उसके मुताबिक आगे ऑब्जेक्शन ले सकेंगे, अपनी प्लीडिंग में डाल सकेंगे जब आप सेक्शन 34 और सेक्शन 9 की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आगे ये सभी चीजें आपके लिए लाभप्रद होने वाली हैं। अगला ऑब्जेक्शन आप ले सकते हैं कि नो यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, यानी कोई भी पक्षकार कौन है? एक तो बैंक है और दूसरे आप हैं, तो आप दोनों में से कोई भी पक्षकार यूनिलेटरली यानी केवल अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति को आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं कर सकता, अर्थात दूसरा पक्षकार है उसकी भी सहमति आवश्यक है। और यदि सहमति ना मिले विदिन 30 डेज तो फिर उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है, उसके बारे में भी आपको ऑब्जेक्शन लेना है। ये ऑब्जेक्शन तो सीमित है कहां तक कि नो यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, क्योंकि कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए दोनों पक्षकारों की सहमति
आवश्यक है। एक पक्षकार जैसा मैंने बताया बैंक है, दूसरे पक्षकार आप हैं और आपने सहमति दी नहीं। तो जब आपने सहमति दी नहीं तो बैंक यानी एक पक्षकार द्वारा किसी व्यक्ति को यूनिलेटरली आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, और यदि वो करता है तो इलीगल है, और वही आपको ऑब्जेक्शन लेना है। अगला ऑब्जेक्शन आपको लेना है प्रोसीजर के बारे में कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाए। कारण क्या है कि जो लीगल कोर्ट्स हैं उनमें तो डिसाइडेड है कि सीपीसी के मुताबिक चलेगा, एविडेंस एक्ट के मुताबिक चलेगा, यानी जो भी गवाहियां होंगी उसमें एविडेंस एक्ट के जो प्रावधान है वो लागू होंगे, और जो प्रोसीजर होगा इन जनरल उसमें सीपीसी के प्रावधान लागू होंगे। परंतु आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें ये दोनों ही कानून लागू नहीं है, यानी ना तो सीपीसी को फॉलो करना जरूरी है, ना ही एविडेंस एक्ट को फॉलो करना जरूरी है। तो ऐसी अवस्था में फिर प्रोसीजर क्या हो, क्योंकि प्रोसीजर जो है वो नेचुरल जस्टिस के अनुरूप होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बैंक के पक्ष में सारा प्रोसीजर हो, सब कुछ आपके खिलाफ हो। तो प्रोसीजर के बारे में कानून ये कहता है कि प्रोसीजर दोनों पक्षकारों की सहमति से तय होना चाहिए, और अगर मान लीजिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इस बारे में कुछ दिया हुआ है कि किस प्रकार से क्या प्रोसीजर होगा, तो फिर उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी बैंक आपको उपलब्ध नहीं करवा रहा, तो आपको यहाँ पर यह भी ऑब्जेक्शन लेना है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा उस प्रोसीजर पर दोनों पक्षकारों की सहमति होनी आवश्यक है, और अभी तक कोई प्रपोज्ड प्रोसीजर बैंक ने आपको उपलब्ध नहीं करवाया है। और जब उपलब्ध नहीं करवाया है तो आप ये कह सकते हैं कि बैंक पहले कोई प्रोसीजर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए प्रपोज करे, और जो भी प्रोसीजर वो प्रपोज करे उस प्रोसीजर से सहमत या असहमत होने का, यानी उस पर अपनी सहमति देने का, उससे एग्री करने का या उससे डिसएग्री करने का अधिकार आपको सेक्शन 19 के तहत मिलता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का जो सेक्शन 19 है, 19 है, उस सेक्शन के तहत आपको ये अधिकार है कि जो भी प्रोसीजर बैंक के द्वारा प्रपोज किया गया आप चाहें तो उसको स्वीकार कर लें और चाहे तो अस्वीकार कर दें। और अगर आप अस्वीकार करते हैं तो आप फिर कोई काउंटर प्रोसीजर उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर आपने अस्वीकार किया है, उस पर आप काउंटर प्रोसीजर, काउंटर प्रपोजल देंगे। और वो काउंटर प्रोसीजर फिर हो सकता है बैंक को स्वीकार हो या हो सकता है अस्वीकार हो। तो इस प्रकार से फिर उस पर काउंटर वो चलेंगे और उसमें काफी लंबा समय आपका बीत जाएगा और आपको पेमेंट के लिए काफी लंबा समय मिल जाएगा। तो इसलिए आपको प्रोसीजर के बारे में भी ऑब्जेक्शन रेज करना है। अगला जो आपका ऑब्जेक्शन बनता है वो है प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ठीक से फॉलो नहीं किया गया इस बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत, यानी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत ये प्रावधान है कि एक पक्षकार जब कोई आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के लिए दूसरे पक्षकार को कहेगा कि हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से अपने सुलह कर लेते हैं, अपनी समस्या को सुलझा लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में विद इन 30 डेज या तो दूसरा पक्षकार सहमति दे देगा कि फला व्यक्ति के लिए मैं सहमत हूं आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के लिए। और अगर मान लीजिए वो सहमति नहीं देता है तो उस अवस्था में या तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर जो प्रोसीजर लिखा है उसको फॉलो किया जाएगा, और यदि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कोई प्रोसीजर इस बारे नहीं लिखा तो फिर नियम ये कहता है कि वो पक्षकार, यानी आपके मामले में बैंक, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा और फिर हाई कोर्ट कुछ नाम सुझाव देके उसमें से मतलब जो आर्बिट्रेटर्स हैं उस एरिया के, उनमें से किसी एक की नियुक्ति एज ए सोल आर्बिट्रेटर करेगा। और यदि मान लीजिए आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में यह है कि एक नहीं
3 आर्बिट्रेटर्स होंगे तो उस अवस्था में एक आर्बिट्रेटर बैंक सुझाव देगा और दूसरा आर्बिट्रेटर आप बताएंगे वो होगा, और फिर ये दोनों आर्बिट्रेटर्स मिलकर तीसरे की नियुक्ति करेंगे। और किसी कारणवश इन दोनों आर्बिट्रेटर्स के अंदर कोई फैसला, कोई सहमति नहीं बन पाती किसी एक व्यक्ति के नाम पर, तो पुनः फिर हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति थर्ड आर्बिट्रेटर का कार्य करेगा। तो इस प्रोसीजर को आमतौर पर बैंक्स फॉलो ही नहीं करते। तो ये ऑब्जेक्शन भी आपको लेना है, ये भी आपको आगे भविष्य में काम आएगा। और अंत में एक मैं आपको विशेष तौर पर बात कहना चाहूँगा कि इस बात का खास ध्यान रखें कि बैंक का नोटिस प्राप्त होने के बाद चुप होकर बैठने से कुछ हल नहीं निकलेगा, बल्कि चीज़ें आपके खिलाफ होती चली जाएंगी। इसलिए आपके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी तथा आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया जाएगा, जिससे आपकी तकलीफें काफ़ी बढ़ सकती हैं। इसलिए यदि अभी चीज़ें उस हद तक आगे ना बढ़ी हों, यानी अवार्ड की स्थिति पर ना पहुंचे हो या एक तरफा कार्रवाई ना हुई हो, तो आपको जागरूक होकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इनमें बहुत अधिक खर्चा नहीं लगता, मात्र 2-3 हज़ार रुपये में ये सारी कार्रवाई हो जाती है। और यदि कोई सेटिस्फैक्ट्री वकील आपको वहाँ पर ना मिले आपके एरिया में, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, और वैसे बिल्कुल शुरुआत में वेलकम क्लिप जो है उसके अंदर, और बिल्कुल लास्ट में जो थैंक्स क्लिप है उसमें भी मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। यदि आपको मेरी किसी हेल्प की आवश्यकता हो तो आप मुझे पहले अपना नाम और किस ज़िले या स्टेट के रहने वाले हैं आप, वो लिखकर व्हाट्सएप करेंगे। वॉइस कॉल आपको नहीं करना है, आपका व्हाट्सएप मैसेज देखकर मैं अपनी सुविधानुसार आपको कॉल कर लूँगा और आपसे सारी बातें डिस्कस करके क्या मदद मैं आपकी कर सकता हूँ वो मैं आपको बता दूँगा। और सेक्शन 34 और सेक्शन 9 के तहत किस प्रकार से क्या कार्रवाई करनी है, इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगा, क्योंकि अधिकांश जिलों में ये चीज़ सामने आई है कि वहाँ पर उन्हें कोई ऐसा जानकारी देने वाला वकील ही नहीं मिला कि किस प्रकार से क्या कार्रवाई करनी है। अगर एक तरफा कार्रवाई आपके खिलाफ हो गई तो उसको कैसे चैलेंज करना है, क्योंकि एक्ट में एक प्रावधान है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत होने वाली जो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई है उसमें कोर्ट को कोई पावर नहीं है। तो ये एक लाइन लिखने से कोर्ट की पावर समाप्त नहीं हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ डिसीजंस हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से, किस प्रावधान के तहत कैसे आप क्या कार्रवाई कोर्ट के अंदर जाकर अमल में ला सकते हैं और किस प्रकार से इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।